अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जिस्म के आर पार हो रही थी। और फिर वो तो एक पहाड़ी इलाका था, वहाँ तो हद से ज़्यादा सर्दी थी। मैं गाड़ी चलाते हुए इधर उधर खूबसूरत इलाकों का जायज़ा भी ले रहा था। मैं इस पहाड़ी इलाके में पहली बार आया था, इसलिए अभी तक मैं कुदरती हुस्न से नाआशना था। शहर से मीलों दूर ये पहाड़ी खूबसूरत इलाका वाकई बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत लंबे लंबे दरख्त, पहाड़ों पे बर्फ़ की तह जमी हुई थी और इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। मैं अपने एक दोस्त की शादी में जा रहा था। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर इसके हद से ज़्यादा इसरार पर मुझे मजबूरन ये फैसला करना पड़ा। सड़क भी सुनसान था, हर तरफ खामोशी ने कब्जा जमा रखा था। परिंदों की चहचहाहट इस खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक बीच सड़क पर मेरी गाड़ी बंद हो गई, तो मजबूरन मुझे गाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ा। मैं कोई प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं था, लेकिन गाड़ी की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बड़े लंबे वक्फे के बाद बहरहाल मैं ठीक कर ही लेता था। मगर इस दिन अजीब बात ये हुई, गाड़ी की बज़ाहिर हर शय बिल्कुल ठीक थी, कहीं कोई भी खराबी मुझे नज़र नहीं आई। फिर गाड़ी बंद होने की वजह मेरी समझ से बालातर थी। काफ़ी देर जद्दोजहद करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि गाड़ी में कोई बड़ी खराबी हो गई होगी, जो मैं तो अगली 100 जिंदगियों तक भी ठीक नहीं कर सकता। अजनबी इलाका था, अजनबी रास्ते थे, मैं तो यहाँ किसी भी शय से वाकिफ़ ना था। अगर कहीं कोई मोटर वर्कशॉप वगैरह था तो वो भी मेरे इल्म में था ही नहीं। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, मैं अपने दोस्त को कॉल करके इसे इस सारे मसले से आगाह करूं। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात तो ये थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ, किस जगह खड़ा हूँ। और अगर दोस्त ने मुझसे पूछ लिया कि मैं कहाँ हूँ, किस तरफ हूँ, तो मैं इसे कम से कम ये तो नहीं कह सकता कि मैं बीच सड़क पे लंबे दरख्तों के पास खड़ा हूँ, क्योंकि ये गैर मामूली निशानी न थी। हर तरफ एक जैसे दरख्त, एक जैसे पहाड़ थे। अभी मैं इसी कश्मकश में था कि मैंने अपने पीछे कदमों की चाप सुनी। मैंने गर्दन घुमा के पीछे देखा तो 2 नौजवान लड़के मेरी तरफ ही आ रहे थे। मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी तो थोड़ी देर पहले इंसान तो क्या, किसी जानवर तक की कोई वजूद न था, और ऐसे में ये इन दोनों ने आकर मुझे सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद उन्होंने गाड़ी का मसला पूछा, तो मैंने भी बेख्तियार इन्हें बता दिया। फिर इनमें से एक लड़का गाड़ी चेक करने लगा, और हैरत की बात ये थी कि 2 मिनट में ही गाड़ी बिल्कुल सही सलामत हो गई। आपका नाम क्या है भाई? मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो दोनों लड़के पीछे बैठे हुए थे। इन्हें भी इसी इलाके तक जाना था जहां मैं जा रहा था। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। अब उन्होंने मेरी गाड़ी का मसला हल कर दिया था, ऐसे में इनको इनकार करना इंसानियत के खिलाफ था, इसलिए मैंने इन दोनों को लिफ्ट दे दी। कशफ अली, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम अहमद है और इसका नाम आसिफ। इस लड़के ने खुद ही अपना तारुफ कराया।
آپ اس گاؤں میں پہلی بار آ رہے ہیں؟ احمد نے ایک اور سوال کیا۔ ہاں، میں نے اس بار بھی ایک لفظ کا جواب دیا۔ ایک تو میں انہیں جانتا نہیں تھا، اور دوسرا اس سنسان سڑک پہ یہ دونوں کچھ بھی کر سکتے تھے میرے ساتھ۔ مجھ پہ حملہ کر کے میری گاڑی بھی چھین سکتے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب ڈر پیدا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ شکل سے بہت شریف اور پڑھے لکھے لگ رہے تھے۔ اب کار میں بالکل خاموشی تھی، نہ انہوں نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی میں نے خود سے کوئی بات شروع کی۔ ایک بار میں نے بیک مرر میں ان دونوں کو دیکھا۔ دونوں کے چہروں پہ ایک مہم سی مسکراہٹ تھی، جس کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا، اور اگر اس وقت میں ان دونوں کو غور سے دیکھتا تو میں سمجھ جاتا کہ وہ دونوں… اب گاڑی تقریباً ایک آبادی میں داخل ہو چکی تھی۔ وہاں پہاڑوں کے اوپر پتھروں سے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے، لیکن کوئی انسان دور دور تک بھی مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ شاید سردی کی وجہ سے اندر چھپے بیٹھے ہوں۔ میں نے خود اپنی طرف سے اندازہ لگا لیا، آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہ تھی۔ پھر میری گاڑی ایک قبرستان کے پاس والی سڑک سے گزرنے لگی۔ دور دور تک پھیلا قبرستان اپنے اندر ایک وحشت کا سما لیے ہوئے تھا۔ وہاں لاکھوں لوگ ابدی نیند سو رہے تھے۔ آپ کو قبرستان سے ڈر لگتا ہے؟ احمد نے کافی وقفے کے بعد ایک اور سوال کیا۔ نہیں تو قبرستان سے بلا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہی تھے، اور یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نہیں، قبرستان ایک عبرت اور وحشت کا مقام ہے، یہاں ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، وہ پراسرار انداز میں بولا۔ نہیں، مجھے تو کبھی نہیں ڈر لگا قبرستان سے، اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے میں قبرستان سے ڈروں۔ آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا تو کیا ہوا؟ کسی کے ساتھ تو پیش آیا ہوگا نا۔ قبرستان میں خطرناک روحیں ہوتی ہیں، وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے، اور میں نے بے اختیار ایک کہکا لگایا۔ یہ سب روحیں بھوت وغیرہ فلم اور ڈراموں میں ہوتی ہیں، اصل زندگی میں نہیں۔ اچھا، آپ کے ساتھ کبھی پیش آیا ہے ایسا کوئی واقعہ؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد آپ پھر کبھی نہیں کہہ سکو گے کہ آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ اس وقت اس بات کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا تھا۔ اگر سمجھ جاتا تو میں… خیر، اس نے کہنا شروع کیا۔ یہ آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی گاؤں میں 2 دوست رہتے تھے، اسد اور فہد۔ اسد شہر سے اپنے دوست فہد کے پاس اکثر چھٹیاں گزارنے آیا کرتا تھا، اور اس دن بھی وہ دونوں آرام سے ایک خوبصورت پہاڑی پر ٹہل رہے تھے۔ نیچے قبرستان تھا، بہت بڑا قبرستان۔ یار اسد، یہ قبرستان بھی عجیب چیز ہے۔ کل تک یہ لوگ ہماری طرح پیسہ کمانے میں، گاڑیاں خریدنے میں یا بنگلے بنانے میں مصروف تھے، وہی لوگ مرنے کے بعد ڈر کی تصویر بن جاتے ہیں۔ اسد کی نگاہیں بھی نیچے قبرستان کو دیکھ رہی تھیں۔ فہد کی بات سننے کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، میں نہیں ڈرتا قبرستان سے، خالی پتھروں سے بھلا کیا ڈرنا؟ تم ایسا اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم ابھی تک اس قبرستان کی بھیانک حقیقت سے انجان ہو، فہد نے روانی سے کہا، اور پھر جلد ہی اسے احساس ہو گیا اس نے اسد کے سامنے غلط بات کہہ دی ہے۔ کیسی بھیانک حقیقت؟ اسد نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، رہنے دو، فہد نے ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، تم بتاؤ مجھے کیسی حقیقت؟ اسد کا تجسس بڑھنے لگا۔ دیکھو، ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں آج تک رات کے وقت جو بھی اس قبرستان میں گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ اسد نے کہکا لگایا۔ تم مجھے کسی ڈراؤنی فلم کی کہانی سنا رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے، تم یقین کرو یا نہ کرو، فہد اعتماد سے بولا۔ میں نہیں مانتا، تم بھی مان لوگے یہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم آج رات اس قبرستان میں جا کر دیکھتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فہد کو جس بات کا ڈر تھا اسد نے وہی کہہ دی۔ آر یو اوکے؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ چلو گھر واپس چلتے ہیں، فہد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب تو میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا، ابھی تو قبرستان کا بھوت دیکھنا باقی ہے، اسد نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔
बेवकूफ़ मत बनो फहद, ये कोई मजाक की बात नहीं है। आज तक जो भी रात के वक्त इस कब्रिस्तान में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। चलो, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तो देख कर ही रहूँगा, देखता हूँ मुझे क्या होता है, असद हतमी लहजे में बोला। फहद की घबराहट में मजीद इजाफा होने लगा। असद किसी भी तरह इसकी बात मानने को तैयार नहीं था। इसे समझाने का वो हर तरीका इस्तेमाल कर चुका था, मगर असद जिद्दी था और इसे इन सब चीज़ों का हमेशा से ही शौक रहा था। वो चाहकर भी अपने बचपन के दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसे असद की जिद के सामने मजबूरन रात को इस कब्रिस्तान जाने का फैसला करना ही पड़ा। लेकिन इस फैसले के बावजूद वो ये भी जानता था कि वहाँ जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसका दिल थर थर काँप रहा था। सूरज को काली रात ने अपनी लपेट में ले रखा था। हर तरफ लर्जा देने वाला अंधेरा था। वो दोनों दोस्त जिंदगी के एक ऐसे भयानक मोड़ पर खड़े थे जहाँ से वापस लौट जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। वो दोनों इस खतरनाक कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। इस कब्रिस्तान में लोग रात तो क्या दिन की रोशनी में भी आने से घबराते हैं। जाने कौन सा राज दफन था इस कब्रिस्तान में। अचानक तेज हवा चली और जैसे हवा में एक आवाज़ आ रही हो, लौट जाओ, लौट जाओ। फहद ने इसे समझाने की एक आखिरी कोशिश की, मगर असद का फैसला अभी भी वही था, आर या पार, हार या जीत, जिंदगी या मौत। इन दोनों ने अपना पहला कदम इस कब्रिस्तान के अंदर रखा। ना कोई बिजली चमकी, ना कोई तूफान आया, कुछ भी तो नहीं हुआ। डर की एक शदीद लहर दोनों को छूकर निकल गई। सारा कब्रिस्तान सुनसान था। दूर दूर तक किसी इंसान तो क्या किसी परिंदे की भी आवाज़ न थी। दोनों की निगाहें इधर उधर मतलाशी फिर रही थीं। शायद इन्हें किसी की तलाश थी, किसी जिन भूत जो इंसान को खा जाता हो। रात का 1 बज रहा था। इन्हें वहाँ ठहरे हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन इन्हें कुछ भी ना मिला। कोई इंसान, कोई जिन, कोई भूत, कुछ भी नहीं था। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ भी नहीं। गांव वाले तो ऐसे ही बकवास करते हैं, असद ने फातिहाना अंदाज में फहद की तरफ देखते हुए कहा। अचानक एक काली बिल्ली भागते हुए इनके पास से गुजरी और हवाएं तेज तेज चलने लगी। आसमान पर बिजली चमकी जैसे किसी बहुत बड़े तूफान का पता दे रही हो, जैसे यहाँ सब कुछ तबाह होने वाला है। फिर असद की नज़र अचानक सामने वाली कब्र पर पड़ी। कब्र से एक सफ़ेद दाढ़ी वाला इंसान जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे निकल रहा था। या अल्लाह, ये क्या है? ये कोई ख्वाब नहीं, एक हकीकत थी। वो सब सच था। फहद के दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि काश वो कोई ख्वाब देख रहा हो, काश ये सब झूठ हो। लेकिन ऐसा कुछ न था। वो सफ़ेद कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी सामने ही खड़ा था, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। न जाने कहाँ चला गया। कौन था वो और क्या चाहता था? कहीं यही तो सारे इंसान नहीं खाता? दोनों डर के मारे कांपने लगे, पसीना पसीना हो गए थे कि वो क्या देख रहे थे, कैसी दुनिया में पहुंच गए थे। असद और फहद भागते हुए इस कब्रिस्तान से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा ना कर सके क्योंकि इस कब्रिस्तान का कोई दरवाज़ा ही नहीं था। जिस तरफ जाओ कब्रें ही कब्रें हैं। वो दोनों थक कर रुक गए। फिर इन्हें किसी के चलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ करीब होती गई। दोनों ने जब पीछे देखा तो जैसे धमाका हुआ। ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ना आसमान गिरा, ना ज़मीन फटी, लेकिन बहुत कुछ हो गया। सामने एक कब्र फटी हुई थी। इसमें एक मुर्दा लेटा हुआ था और इसके पास एक सफ़ेद बड़ी दांतों वाली बूढ़ी औरत इस मुर्दे का खून पी रही थी। फहद को लगा अचानक इसकी धड़कन रुक जाएगी। इसने बेसाख्ता असद का हाथ पकड़ लिया और ख़ुद भी वो डरा हुआ था। वो दोनों जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगे और जाकर एक कब्र पर बैठ गए। इन्हें बैठे हुए न जाने कितनी देर हो गई। रात के शायद 2 बज रहे थे। इन्हें पास से ही किसी की रोने की आवाज़ें आईं। दोनों ने गर्दन घुमा के देखा तो सामने एक और बूढ़ी औरत एक कब्र पर माथा टेके रो रही थी। वो कौन थी? क्यों रो रही थी? इन सब बातों में अब फहद और असद को कोई दिलचस्पी न थी। अचानक रोने की आवाज़ बढ़ने लगी। तो मुझे क्यों छोड़कर चले गए?
कौन है मेरा तेरे बाद? अब मैं इस कब्रिस्तान से बाहर कैसे निकलूंगी? बूढ़ी औरत रोते हुए ये बातें भी कर रही थी। इसकी बातें सुनकर असद को इससे हमदर्दी होने लगी। शायद वो भी इन दोनों की तरह कोई मुसाफिर हो, शायद वो भी यहाँ आकर फंस गई हो। कौन है आप और क्यों रो रही हैं? असद ने इसके करीब आकर प्यार से पूछा। इस बूढ़ी औरत ने अपनी कोई दर्द भरी कहानी सुनाई। फिर असद और फाहद की हमदर्दी पाकर वो इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताने लगी। वो बूढ़ी औरत चलने लगी और वो दोनों इसके पीछे पीछे चलने लगे। अचानक एक फटी हुई कब्र के पास वो औरत रुक गई और इस बूढ़ी औरत ने बताया, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, इसी कब्र के अंदर। बूढ़ी औरत कब्र में दाखिल हो गई। वो दोनों भी इसके पीछे पीछे कब्र में आ गए। अचानक फाहद की नज़र इसके पाँव पर पड़ी। इसके तो जैसे जिस्म का खून सूख गया। इसके पाँव उल्टे थे, मतलब वो कोई इंसान नहीं बल्कि बदरू थी। वो दोनों जितना तेज भाग सकते थे भागे। इन्हें अपने पीछे इस औरत के कहके सुनाई दे रहे थे, 1 मिनट गाड़ी रोके। मैं अहमद की आवाज़ पर चौंक गया। मैंने ब्रेक लगा दी। अहमद गाड़ी से उतरकर सामने सड़क पर लगे पानी के नलके से पानी पी रहा था। मुझे भी प्यास का एहसास हुआ, गला सूख रहा था। मैंने भी गाड़ी से उतरकर पानी पिया, लेकिन मेरी सारी तवज्जो इस वक्त इस कहानी पर थी जो अहमद मुझे सुना रहा था। गाड़ी में वापस बैठकर मैंने तजस्सुस से अहमद को एक बार फिर वो वाक़या सुनाने को कहा। वो एक बार फिर शुरू हो चुका था। वो दोनों वहां से भागकर इस भयानक कब्रिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे। हवाएं तेज तेज चलने लगी। रात की तारीकी और ज्यादा गहरी हो गई थी। कब्रिस्तान से तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थीं। फाहद और असद के लिए ये सब कुछ नया था। आसमान पर तारे चमक रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर दिखाई न दिए क्योंकि इनकी जगह बादलों ने ले ली थी। अचानक बादल जोर जोर से बरसने लगे। माहौल में एक अजीब वहशत छा गई, लेकिन वो चलते रहे क्योंकि इनकी मंजिल दूर थी, बहुत दूर। इन्हें इस कब्रिस्तान से बाहर निकलना था, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। बारिश और तेज हो गई और साथ ही साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई। फिर देखते देखते बारिश के कतरे खून में तब्दील हो गए। लगता है कब्रिस्तान को भी इल्म हो गया है कि वो दोनों यहाँ से भागना चाहते हैं, इसलिए वो इनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है। चलते चलते बहुत देर हो गई। वो दोनों बहुत आगे आ गए थे, लेकिन ये कब्रिस्तान तो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था। अचानक एक कब्र फटी। इसमें से एक सफ़ेद जिस्म नमूदार हुआ। वो दोनों डरते डरते चलते रहे और साथ ही साथ दुरूद पाक भी पढ़ते रहे। फिर कुछ आगे जाकर इन्हें एहसास हुआ कि इनके सर पर लाखों काले कव्वे मंडला रहे हैं। इनको अपना आखिरी वक्त दिखाई दे रहा था। अब मामला हद से ज़्यादा संगीन हो गया था। ऐसा लगता था ये समा बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगा। भाग जाना चाहते हो तुम दोनों? मौत से भी कभी कोई भाग सकता है? और तुम लोगों को लगता है इस कब्रिस्तान से भागना इतना आसान है? यहाँ आता इंसान अपनी मर्जी से है, लेकिन जाएगा वो हमारी मर्जी से। ये आवाज़ जाने कहाँ से आ रही थी, लेकिन इनके दिल की धड़कन तेज करने के लिए काफ़ी थी। आवाज़ फिर से आना शुरू हो गई। 21वीं सदी के इंसानों, तुम लोग क्या समझते हो? जिन भूत कुछ नहीं होते? अगर तुम लोग ये समझते हो तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। फिर बहुत तेज़ हंसने की आवाज़ें आने लगी और फिर अचानक आवाज़ें आना बंद हो गईं। बारिश भी थम चुकी थी। माहौल एकदम खामोश था, लेकिन अक्सर खामोशी अपने अंदर एक बहुत बड़ा तूफान लिए खड़ी होती है। भागते भागते अचानक वो दोनों रुक गए। हर तरफ सफ़ेद कफन में मलबूस बदरूहें खड़ी थीं। वो रूहें बहुत भयानक थीं। इनके लंबे दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। इनके मुंह से खून टपक रहा था और ऊपर आसमान पर काले कव्वे मंडला रहे थे। अचानक एक रूह इन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ी। वो दोनों पीछे की तरफ भागना चाहते थे, मगर पीछे भी वही बदरूहें थीं। इन लोगों के लिए निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सब रास्ते बंद हो चुके थे। उस रूह ने आगे बढ़कर असद को अपने लंबे हाथों से उठाकर एक कब्र में डाल दिया और कुछ बदरूह असद का खून पीने लगी।
फहद चिल्लाता रहा मगर उन्होंने इसकी एक भी ना सुनी और थोड़ी ही देर में असद अपनी जान से हाथ धो बैठा। फिर अचानक वो सब गायब हो गए। वहां इस कब्रिस्तान में कोई ना था। फहद असद की लाश पर सर रखकर रोने लगा। क्यों रो रहे हो फहद? इसने गर्दन उठाकर देखा, सामने असद जिंदा खड़ा कह के लगा रहा था। इसने एक नजर सामने पड़ी लाश को देखा और एक नजर असद की रूह को। वो ये खौफनाक मंजर देखने की हिम्मत नहीं कर सका और दिल का दौरा पड़ने से वो वहीं असद की लाश पर गिर गया। वो दोनों दोस्त अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके थे। अगली सुबह गांव वालों ने इन दोनों की लाशें कब्रिस्तान में देखी और आज तक किसी को पता नहीं चल सका इस भयानक कब्रिस्तान के अंदर इन दोनों के साथ क्या हुआ। अहमद ने अपनी कहानी खत्म की। मैंने बेयकीनी के साथ इसे देखा और एक सवाल मेरे जहन में बिजली की तरह आया जो मैंने अहमद से पूछा। वो दोनों तो मर गए थे, फिर जब किसी को नहीं पता चला कि कब्रिस्तान के अंदर इस अंधेरी रात में क्या हुआ था इन दोनों के साथ, तो तुम्हें कैसे पता चला? इन दोनों ने मजमूई कहका लगाना शुरू कर दिया। मैंने बैक मिरर में इन दोनों को देखा क्योंकि वो असद मैं हूं और वो फहद ये है। वो दोनों एक बार फिर कहके लगाने लगे। मैंने अचानक ब्रेक पर पाँव रखा, फिर एकदम कार में खामोशी छा गई। मैंने बैक मिरर में देखा तो वो दोनों मुझे नजर नहीं आए। तेजी से गर्दन घुमाकर मैंने पीछे देखा तो वो दोनों सीट्स खाली थीं। मेरे जिस्म से जैसे सारा खून खुश्क हो गया। मैं हैरत से मुंह खोले इन खाली सीटों को देख रहा था। रीढ़ की हड्डी में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। मैंने माथे का पसीना पोंछते हुए बेइख्तियार सी कैफियत में एक बार फिर गाड़ी वापस इसी रास्ते पर मोड़ दी जिससे मैं अभी सफ़र करके आया था। लेकिन मुझ पे हैरतों के तूफान इस वक्त टूटे जब मैंने इस जगह को देखा जहां पानी का नलका था। जहां हमने पानी पिया था वहां कोई नलका नहीं था, बल्कि एक लंबा पीपल का दरख्त था। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। फिर जब मैं इस कब्रिस्तान तक पहुंचा जहां दूर दूर तक कब्रें थीं, वहां कोई कब्रिस्तान न था। वहां लोग खेतों में काम कर रहे थे। एक गहरा सांस लेकर मैंने एक बार फिर से अपना सफ़र शुरू किया और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र था। दोस्तों, ये कहानी आप हमारे चैनल डर की दुनिया पर सुन रहे थे। कहानी पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।